यानी हमें इन्हें पढ़ने से पहले हमें ना वाक्यों के अंदर वाक्य के अंग भी देखने पड़ते हैं, क्योंकि वाक्य के अगर हम अंग देखते हैं तो उससे हमें सरल वाक्य को पहचानना आसान हो जाता है। तो कैसे, वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो जब हम वाक्य के अंग की बात करते हैं तो वाक्य के 2 अंग पाए जाते हैं, मतलब हम रखते हैं उसको कौन कौन सा, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, उद्देश्य और विधेय। तो अगर हम इसे समझने की कोशिश करें उद्देश्य और विधेय को कि वाक्य में, किसी भी वाक्य में, तो किसी भी वाक्य का जो कर्ता होता है उसको हम उद्देश्य में रखते हैं। ठीक है, जो वाक्य का कर्ता है उसे उद्देश्य में रख लेते हैं और उस वाक्य की जो क्रिया होती है उसको हम विधेय के अंदर रख लेते हैं। ठीक है, तो की परिभाषा जो है किताबों में अलग अलग तरीके से दी होती है, मैं यहाँ पे आपको समझने वाली तरीके से बता रही हूँ। तो किसी भी वाक्य की जो क्रिया है वो उसका विधेय कहलाता है और किसी भी वाक्य का जो कर्ता है यानी काम को करने वाला है वो उस वाक्य का उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, तो जब हम अब सरल वाक्य की परिभाषा हम जब देखते हैं तो सरल वाक्य की परिभाषा कहती है कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो सरल वाक्य होते हैं। तो आपको सरल वाक्य को समझने के लिए समझना है कि भाई एक उद्देश्य और एक विधेय होना चाहिए वहां पर, और अगर 2 उद्देश्य होते हैं तो उनका एक विधेय होना चाहिए, और अगर किसी वाक्य में 2 उद्देश्य या 2 से अधिक उद्देश्य हैं और उसके विधेय भी बहुत ज्यादा हैं तो उनके अंदर जो संबंध है वो बराबर होना चाहिए, यानी एक समय में ही संबंध होना चाहिए, तो वो हमारे सरल वाक्य में आते हैं। तो अभी इसे समझने के लिए हमें इस पॉइंट को समझना होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्या है और वाक्य का विधेय क्या है। ठीक है, तो यहाँ हमें पता चल गया कि किसी भी वाक्य के अंदर उस वाक्य का कर्ता क्या कहलाएगा, उसका उद्देश्य कहलाएगा, और किसी भी वाक्य की जो क्रिया है वो उसका विधेय कहलाएगा। तो अब हम इनको देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास सरल वाक्य आता है। तो सरल वाक्य में हम कहते हैं कि वाक्य के अंदर एक उद्देश्य और एक विधेय होता है या उद्देश्य का विधेय से बराबर संबंध होता है, वो हमारे वाक्य क्या कहलाते हैं, सरल वाक्य कहलाते हैं। तो अब सरल वाक्य को देखेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारा वाक्य दिया है मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ने का काम कौन कर रहा है, मोहन। तो मोहन इस वाक्य का क्या है, उद्देश्य, और वह क्या काम कर रहा है, तो पढ़ने का काम कर रहा है। तो पढ़ता है इस वाक्य में विधेय है। तो यानी एक उद्देश्य है और एक विधेय है, और वाक्य हमारा एक उद्देश्य और एक विधेय से मिलकर बना है, तो ये वाक्य हमारा क्या कहलाएगा, सरल वाक्य कहलाएगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में हमारा एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है वो हमारा वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। अब उसी सरल वाक्य में श्रेणी आती है कि अगर वाक्य में 2 उद्देश्य हों। ठीक है, तो वाक्य के अंदर 2 उद्देश्य, जैसे वाक्य है हमारा माता पिता बाजार गए हैं, तो इसमें माता एक पालक, तोरी, फ्रूट्स। छोटू बांध दे फटाफट। देवा, अभी तो उद्देश्य है और पिता एक उद्देश्य, यानी वाक्य में काम को करने वाले कौन कौन है, माता है और पिता है। तो 2 हो गए। तो इसमें 2 विधेय हैं, 2 उद्देश्य हैं, लेकिन दोनों उद्देश्यों का एक विधेय है और वो क्या है, बाजार जाना। तो बाजार जाने का जो काम किया है उन्होंने, जो क्रिया की है वो एक ही की है। तो दोनों उद्देश्यों ने मिलकर एक ही काम किया है, एक ही क्रिया की है। तो ऐसे वाक्य भी हमारे किस में आते हैं, सरल वाक्य के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, जैसे दिया है हमारा अगला वाक्य है कि दीपक, राजू और अजय साथ में स्कूल जाते थे। तो यहां हम देख रहे हैं कि अनेक उद्देश्य हैं हमारे। दीपक एक उद्देश्य, राजू एक उद्देश्य, अजय एक उद्देश्य, यानी उद्देश्य हमारे कितने हो गए, अनेक। तो अनेक उद्देश्य हैं, लेकिन इनकी जो क्रिया है साथ में स्कूल जाते थे, जाने का काम एक साथ ही करते थे। तो यह वाक्य भी हमारा क्या हो जाता है, एक सरल वाक्य हमारा कहलाता है, क्योंकि इसमें विधेय जो है वो हमारा सारा एक साथ करते हैं। अगर मान लो ऐसे कहें कि दीपक, राजू और अजय साथ में स्कूल आते जाते थे, अगर हम यहाँ पर ये वाक्य दे दें कि आते जाते, ठीक है, ऐसे आते जाते थे, तो यहाँ पर क्या हो गया, विधेय, एक विधेय हो गया हमारा आने वाला, एक विधेय हो गया जाने वाला। तो दोनों ही विधेय, 2 विधेय हो गए, लेकिन ये सारे उद्देश्य एक ही साथ तो आते थे और एक ही साथ जाते थे। तो यानी जो काम कर रहे हैं वो साथ में ही करते थे। तो ये वाक्य हमारा सरल हो जाता है। तो ऐसे वाक्य हमारे क्या हो जाते हैं, सरल वाक्य की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करेंगे मिश्र वाक्य की, कि मिश्र वाक्य हमारा क्या होता है। तो जब हम मिश्र वाक्य की बात करते हैं या मिश्रित वाक्य की बात करते हैं, तो इसमें इसकी परिभाषा कहती है कि जब किसी वाक्य के अंदर एक आश्रित वाक्य हो और एक सरल वाक्य हो, अथवा एक दोनों ही आश्रित वाक्य हों, वहां हमारा मिश्र वाक्य हो जाता है। यानी अब आप समझेंगे कि ये कैसे, आश्रित वाक्य क्या है। तो देखो, आश्रित वाक्य अर्थात उपवाक्य। अगर आपको किसी वाक्य के अंदर एक उपवाक्य दिखाई दे,
और एक सरल वाक्य दिखाई दे, तो वही आपका जो वाक्य मिलकर बनता है मिश्रित वाक्य बनता है। अब आप कहेंगे कि मैम ये उपवाक्य क्या होता है? तो उपवाक्य एक ऐसा वाक्य होता है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, उपवाक्य एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें जिज्ञासा रह जाती है। ठीक है, वाक्य और उपवाक्य की अगर हम बात करें तो वाक्य और उपवाक्य में ज्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन एक ही अंतर होता है कि उपवाक्य में जिज्ञासा रह जाती है, यानी और जानने की इच्छा बनती है कि वो वाक्य अगर सीधी भाषा में कहें तो वो वाक्य पूरा नहीं होता। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर हमने वाक्य लिया कि मैंने देखा कि, वाक्य मैंने देखा, मैंने देखा, तो जैसे ही हम बोल रहे हैं कि मैंने देखा, तो इस वाक्य में आपके अंदर जिज्ञासा क्या हो जाती है कि क्या देखा, मतलब आगे बताइए कि क्या देखा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जिस वाक्य के अंदर हमें ऐसा लगे, जिज्ञासा महसूस हो, तो आप देख रहे हैं कि भाई मैंने देखा, अब आगे क्या देखा ये तो हमें बताना है, तो क्या देखा आगे ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, आधा अधूरा भाव रह रहा है इसमें। हम इसके आगे कोई और वाक्य बोलेंगे कि मैंने देखा कि मोर नाच रहा था, तो अब ये वाक्य क्या हो गया, पूरा हो गया, अब हमारे अंदर कोई जिज्ञासा नहीं बची। तो यहाँ पे जो मैंने देखा ये जो टुकड़ा आ रहा है यही आश्रित वाक्य अर्थात उपवाक्य कहलाता है। ठीक है, या हम दूसरा वाक्य लिखते हैं, जैसे उसने बताया, हमने ऐसे लिखा उसने बताया, उसने बताया, और अगर हम इसके बाद में ऐसे की अगर जोड़ते हैं तो ये और भी ज्यादा जिज्ञासा वाला हमें पता चल जाता है, लेकिन मैं आपको यहीं से बता रही हूँ उसने बताया। ठीक है, तो जैसे ही हमने कहा उसने बताया तो हमें यहाँ पर जिज्ञासा रहती है, क्या बताया, क्या बताया, आगे बताओ ना, है ना। तो यहाँ आपको जिस भी वाक्य के अंदर जिज्ञासा देखने को रह जाए तो वहां आपको ये पता चल जाता है कि यह वाक्य हमारा आश्रित वाक्य अर्थात एक उपवाक्य है। तो मिश्र वाक्य ने क्या कहा, मिश्र वाक्य ने कहा कि जिस वाक्य में आश्रित वाक्य आए यानी एक उपवाक्य आए तो वो वाक्य हमारा मिश्र वाक्य कहलाता है। तो अब हम देखेंगे मिश्र वाक्य का उदाहरण किस तरह से दिया है। जैसे वाक्य दिया है उसने मुझको बताया कि वह कई दिनों से बीमार था, तो यहाँ पर उसने मुझको बताया ये आपका क्या है, ये एक उपवाक्य है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उपवाक्य हो गया। उसने मुझको बताया कि वह कई दिनों से बीमार था, अब यहाँ पे वह कई दिनों से बीमार था ये एक सरल वाक्य है, ये क्या है, सरल वाक्य। तो जिन वाक्यों में एक सरल वाक्य और एक आश्रित वाक्य यानी एक उपवाक्य आ जाए तो वो पूरा वाक्य जो है आपका क्या कहलाता है, मिश्र वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भाव अधूरा रह गया, उसने मुझे बताया, उसने मुझको बताया, अब क्या बताया उसने, तो ये जानने की इच्छा है। ठीक है, और वह कई दिनों से बीमार था, तो वह कई दिनों से बीमार था, ये तो हमें सारे मतलब एकदम से सरल वाक्य लग रहा है। तो ये सरल वाक्य और ये उपवाक्य मिलकर जो एक वाक्य बना रहा है यही क्या है, हमारा मिश्र वाक्य है। अब इसके बाद आता है दूसरा वाक्य, जैसे ही वह घर से निकला वैसे ही वर्षा शुरू हो गई। तो मिश्र वाक्य की दूसरी पहचान होती है कि दोनों ही वाक्य आश्रित हों या अर्थात दोनों ही वाक्य उपवाक्य हों लेकिन एक दूसरे का भाव पूरा कर रहे हों, मतलब आपस में मिलकर एक दूसरे का भाव पूरा कर रहे हों, तो उससे जो मिलकर वाक्य बनेगा वो मिश्र वाक्य बनेगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि जैसे ही वह घर से निकला, आधा वाक्य आ गया। अच्छा, जैसे ही घर से निकला तो फिर क्या, ठीक है, फिर वहां आता है वैसे ही वर्षा शुरू हो गई, ये एक अलग वाक्य हो गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा उपवाक्य, इसका हम अकेले प्रयोग नहीं कर सकते, जिज्ञासा बचती है, और ये हमारा उपवाक्य, इसका हम अकेले प्रयोग नहीं कर सकते, जिज्ञासा बचती है। लेकिन इन दोनों को एक साथ प्रयोग करके हमारी जिज्ञासा खत्म हो जाती है कि जैसे ही वह घर से निकला वैसे ही वर्षा शुरू हो गई। तो इसमें हमारे पास कोई जिज्ञासा नहीं बची, हमें पूरा भाव समझ में आ गया। तो पूरा भाव समझ में आ गया तो ये वाक्य अब हमारा क्या है, ये मिश्र वाक्य यानी मिश्रित वाक्य है। ठीक है, अब इसी तरह से आगे दूसरा वाक्य दिया है, जो भाषण दे रहा है वह मेरा भाई है। अब इस वाक्य में हम देखेंगे कि वह मेरा भाई है एक सरल वाक्य है। ठीक है, ये हो गया एक सरल वाक्य। और यहां पर दिया है जो भाषण दे रहा है, तो जो भाषण दे रहा है फिर क्या भाई, तो ये हो गया आश्रित, यानी ये हो गया हमारा उपवाक्य, यानी ये वाक्य तो है लेकिन भाव पूरा इसका
नहीं है, पर ये इस सरल वाक्य के साथ मिलकर भाव पूरा कर देता है। तो जो भाषण दे रहा है वह मेरा भाई है, वाक्य पूरा हो गया। तो क्योंकि इसमें एक सरल वाक्य और एक उपवाक्य आया है तो ये क्या हो जाता है, मिश्रित वाक्य हो जाता है। तो यही मिश्र और मिश्रित वाक्य का तरीका है। आपको देखना है कि वाक्य के अंदर आपको एक आश्रित वाक्य या दोनों ही आश्रित वाक्य एक दूसरे का भाव पूरा करते हुए नजर आएंगे, वो हमारे क्या होते हैं, मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आता है अगला संयुक्त वाक्य। यूपी कांस्टेबल की फुल प्रिपरेशन अब सिर्फ ₹1 में। यूपी कांस्टेबल की नोटिफिकेशन पूरे 2 साल के बाद आ चुकी। संयुक्त वाक्य क्या होता है? तो संयुक्त वाक्य की परिभाषा कहती है कि इसमें 2 सरल वाक्य या एक मिश्रित वाक्य और एक सरल वाक्य, ये दोनों सरल वाक्य यदि ये दोनों वाक्य किससे जुड़े होते हैं, किसी समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े होते हैं। अब आपको यहाँ ये समझना है कि समुच्चय बोधक शब्द कौन से, यानी क्या। तो जब हम अविकारी शब्द पढ़ते हैं तो वहां पे हम समुच्चय बोधक शब्द पढ़ते हैं, और उसमें कौन से समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, जैसे और, तथा, एवं, व, ठीक है, या, अथवा, चाहे तो, ये, ठीक है, इस तरह के शब्द ये हम समुच्चय बोधक में आते हैं। इसलिए, किंतु, परंतु, ठीक है, लेकिन, फिर, मतलब ये इस तरह के शब्द आते हैं, जैसे ज्यों, त्यों, ठीक है। अब ये ज्यों त्यों वाले जो साथ में हैं ये तो हमारे मिश्र में आ जाते हैं, लेकिन जो सिंगल वाला शब्द है हमारा, जैसे इसलिए, क्योंकि, परंतु, किंतु, बल्कि, जबकि, ठीक है, ये सारे शब्द जो हैं वो हमारे क्या हैं, ये समुच्चय बोधक में आ जाते हैं। और ये समुच्चय बोधक शब्द जब 2 वाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हमारे इनमें से कुछ शब्द ऐसे हैं जो 2 शब्दों को भी जोड़ते हैं। तो हम क्योंकि यहाँ पे वाक्य बना रहे हैं तो अब हमें शब्द नहीं, हमें वाक्य देखना है। तो जब ये 2 वाक्यों को जोड़ते हैं तो उनसे जो बनने वाला वाक्य होता है वो हमारा क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। अब जैसे उदाहरण देखेंगे हम, कह रहा है कि मेरी माताजी बीमार हैं। अब मेरी माताजी बीमार हैं, ये क्या है, एक सरल वाक्य है, ये हो गया एक सरल वाक्य, मेरी माताजी बीमार हैं, ठीक है, एक सरल वाक्य हो गया। अब आगे कह रहा है कि मैं कल नहीं आया, ये भी एक सरल वाक्य हो गया, ठीक है, सरल वाक्य। लेकिन इन दोनों सरल वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पर एक शब्द, इसलिए, ठीक है। तो इसलिए ये बीच में आ गया, तो ये वाक्य क्या बन गया कि मेरी माताजी बीमार हैं इसलिए मैं कल नहीं आया, और यह एक पूरा का पूरा क्या बन गया, वाक्य बन गया। और जो यह पूरा वाक्य बन के आया, इसी वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो यही वाक्य हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। अब ये कैसे हुआ, ये समुच्चय बोधक शब्द इसलिए से 2 वाक्य जुड़े हैं, और ये 2 वाक्य जुड़कर क्योंकि एक दूसरे के लिए एक का अर्थ बता रहे हैं या कारण बता रहे हैं या जो भी उसका भाव पूरा कर रहे हैं, तो यानी एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, क्या, इसलिए। तो ये कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, तो इससे बनने वाला जो वाक्य है वो हमारा संयुक्त वाक्य बन रहा है, ठीक है। अब आता है अगला शब्द वाक्य हमारा कि मोहन पहले बाजार गया, ठीक है, मोहन पहले बाजार गया, ये एक सरल वाक्य। अब आगे दिया है फिर वह मंदिर गया, ये एक सरल वाक्य, ठीक है। अब इन दोनों सरल वाक्यों को जोड़ा किसने है, और ने, कि मोहन पहले बाजार गया और फिर वह मंदिर गया, तो ये इसको जोड़ रहा है। तो यानी दोनों काम, जो 2 काम अलग अलग हो रहे हैं उनको एक जगह जोड़कर ये वाक्य बनाया गया है। तो ये वाक्य हमारा क्या कहलाएगा, संयुक्त वाक्य कहलाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से सूर्य उदय हुआ, ये एक सरल वाक्य, और चिड़िया चहकने लगी, ये एक सरल वाक्य। अब इन दोनों सरल वाक्यों को जोड़ दिया है किसने, और ने जोड़ दिया है, ठीक है। तो सूर्य उदय हुआ और चिड़िया चहकने लगी, ये एक पूरा वाक्य बन गया हमारा। तो ये जो पूरा वाक्य बना, ये 2 सरल वाक्यों से मिलकर समुच्चय बोधक शब्द के द्वारा जोड़ा गया है, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य कहलाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि जब हमारा किसी समुच्चय बोधक वाक्य से, समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ा हुआ कोई वाक्य होता है तो वो हमारा कहलाता है संयुक्त वाक्य। अब इसमें क्या होता है कि आजकल कुछ जैसे परीक्षा में आते हैं तो कुछ पॉइंट आपके इस तरह से आ जाते हैं कि आपको पूरा सरल वाक्य नहीं दिया जाता। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे समझाऊंगी, जो ये हमारा मान लो यहाँ पर जो दूसरा उदाहरण था, इसी से मैं आपको समझाऊंगी कि आजकल कुछ कैसे देने लगे हैं कि मोहन पहले बाजार गया और फिर मंदिर गया, ठीक है, ये वह हटा देते हैं, ये ऐसे हो जाता है, मोहन पहले बाजार गया और फिर मंदिर गया। अब ऐसे वाक्य को पूछ लेते हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम यहाँ तो 2 विधेय हो गए, तो ये सरल वाक्य भी बन सकता है। तो अब ध्यान रखना कि अगर कभी आपको कोई ऐसा प्रश्न आ जाए, हालांकि जो प्रश्न देने वाला है उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 सरल वाक्य बनने चाहिए,
लेकिन अगर वो मान लो नहीं देता है और आपको 4 विकल्पों में से उसने एक प्रश्न किया है कि निम्न में से संयुक्त वाक्य बताइए, और आपको 4 विकल्प में से किसी वाक्य को ऐसा नहीं लग रहा कि संयुक्त है, क्योंकि आप उद्देश्य और विधेय खोज रहे हैं ना दोनों सरल वाक्य बताने के लिए, कि देखो यहाँ पे तो सरल वाक्य बन गया मोहन और गया, इसका उद्देश्य और विधेय हो गया, लेकिन यहाँ पर विधेय तो है, लेकिन यहाँ पे हमारा उद्देश्य जो हमने वह लगाया था वो गायब हो गया। ठीक है, नहीं दिख रहा तो सरल वाक्य तो नहीं बन रहे इसमें, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा होगा। तो जब अगर ऐसा पॉइंट आपको कभी मिले कि नहीं दिया हुआ है तो आप क्रॉस विधि अपना लेना। जो 4 हैं उनमें 2 सरल वाक्य होंगे, ठीक है, मिश्र वाक्य होगा, इस तरह से दिया होगा। तो ऐसी स्थिति में आप फिर इस अधूरे वाक्य को भी संयुक्त वाक्य के अंदर रख सकते हैं, ठीक है, विकल्प देखकर। हालांकि आजकल क्या हो गया है कि आजकल ना एकदम छोटे छोटे वाक्य बनाते हैं, ढंग से वाक्य बनाते भी नहीं है और बच्चों को ऐसे ही दे देते हैं, और वहां पे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि इनमें से हम संयुक्त कौन सा रखें। तो आपको समझते हुए और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए और विकल्प को ध्यान में रखते हुए अपने उत्तर का अनुमान लगाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये अनुमान आप तभी लगा पाते हैं जब आप एकदम सरल भाषा में पहले चीजों को सीख लेते हैं, फिर उसके बाद जब दूसरे आते हैं तो तब आप सोच सकते हैं कि जब परीक्षक ने ही हमें पूरा सरल वाक्य नहीं दिया है तो एक विकल्प तो चुनना ही पड़ेगा। तो आप अपने मन से, ठीक है, अपने मन से उसमें लगा कर देखें। जैसे मान लो ऐसा वाक्य दिया है कि मोहन पहले बाजार गया और फिर मंदिर गया, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मंदिर से पहले अगर हम यहाँ पर वह एक रख लें तो ये एक सरल वाक्य बन जाएगा कि वह मंदिर गया, ये एक सरल वाक्य यहाँ पे बन गया, और मोहन पहले बाजार गया। आप कहेंगे कि मैम वह ही क्यों लगाया, मैं क्यों नहीं लगाया? तो वह इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे जो मोहन संज्ञा है इसकी जगह अगर हम कोई सर्वनाम रखेंगे तो वह रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर पहचान कर लेते हैं। जब ये जो संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य होते हैं इनको पहचानने के लिए हमको पढ़ना होता है संज्ञा सर्वनाम ये सब कैसे बनते हैं, इनकी क्या पहचान होती है, इनकी क्या विशेषता होती है, ये वाक्य में किस प्रकार से काम करते हैं। तो ये सारी चीजें, तमाम चीजें हमको पढ़नी पड़ती हैं और तब हमें ये सारी चीजें समझ में आती हैं। लेकिन कई बार मैंने देखा है हमारे छात्र क्या सोचते हैं कि उनके परीक्षा में अगर संयुक्त वाक्य पूछा गया कि इनमें से संयुक्त वाक्य पहचानिए, तो वो कहते हैं कि मैम हमको संयुक्त वाक्य पढ़ना है, हमको संयुक्त वाक्य पढ़ा दीजिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि चाहे वो आपकी हिंदी व्याकरण हो, चाहे वो आपका अंग्रेजी ग्रामर हो, ठीक है, कोई सा भी आपका या कहें कोई भी विषय हो, उसका आप अगर पूरा अध्ययन करेंगे तो आप हर प्रश्न को करने में सक्षम होते हैं। तो अब आप